नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा था कि अमित शाह तड़ीपार है, गुंडा है, माफिया है, क्रिमिनल है, हत्यारा है। साथियों, सुब्रमण्यम स्वामी की बात आज सच साबित हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमित शाह के राज में देश सुरक्षित नहीं है। कभी अमित शाह के बारे में कहा गया था कि अमित शाह जो कि गुजरात का गुंडा था, तड़ीपार था, आज देश का गृह मंत्री बन गया है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य साथियों के एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन गया है। कभी गुजरात असुरक्षित था, उससे आज पूरा देश असुरक्षित है। आज पूरा देश के लिए अमित शाह खतरा है। आपको बता दें, अमित शाह के कई मामले अदालत में पड़े हुए हैं। कई केस अदालत में पेंडिंग हैं। चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो अपहरण का हो, कई केस हैं अदालत में पड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अमित शाह देश गृह मंत्री बन गया है और इनके चाचा, इनके फूफा, इनके बाबा, इनके दादा, इनके बड़ा भाई, कुछ भी कहिए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जय वीरू की जोड़ी देश को चला रही है। अब सोचिए, जिसके चाचा विधायक होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तो इनके बड़े भाई, इनके चाचा, इनके सब कुछ सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा अमित शाह का? अमित शाह का कोई क्या उखाड़ लेगा? और साथियों, आज सच साबित हुआ है, अमित शाह का आज जो केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर बड़ी खबर आ गई है। उसको लेकर बड़ी सनसनीखेज खबर आई है। आपको पता होगा कि एक ऐसा केस जिसमें अमित शाह सबसे मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, मुख्य आरोपी बनाए गए थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, फर्जी एनकाउंटर केस था। ये फर्जी एनकाउंटर केस था जिसमें अमित शाह बुरी तरह फंस गए थे और इनका मामला कोर्ट में चल भी रहा था। इन्होंने जिन पुलिस वालों को आदेश दिया था फर्जी एनकाउंटर करने के लिए, वो भी फंसे हुए थे। 20-22 पुलिस वाले थे, इनके अफसर थे, जिन्होंने सोहराबुद्दीन का फर्जी एनकाउंटर किया था और फर्जी एनकाउंटर केस हाई कोर्ट में गया था और आज हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। अब आप खुद जानते होंगे कि आज शायद देश की अदालत हो, ईडी हो, सीबीआई हो, देश की जितनी एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। ये सारी एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं, देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथों बिक चुका है। मोदी के हाथों गिरवी रख चुका है अपने आप को। सोचिए, आज अगर ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर बिक चुका है, तो ये कैसे अमित शाह के खिलाफ जा सकते हैं? अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकते हैं? तो साथियों, चलिए, मैं चाहता हूं पहले आप इस खबर को ध्यान से देखिएगा। एक बड़ी खबर है, बड़ी रिपोर्ट है। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को मिली राहत बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और आप जानते हैं कि बॉम्बे में सरकार किसकी है? बॉम्बे में सरकार भाजपा की है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। और सोचिए, जहां भाजपा की सरकार है, क्या वहां की अदालत पर भाजपा सरकार का दबाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज वैसे भी चाहे देश के जितने भी सुप्रीम कोर्ट, देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सब के सब संघीय जज बैठ चुके हैं। संघीय जजों का राज आ चुका है। भाजपाई प्रेरित जज आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो भाजपाई प्रेरित जज हैं, क्या भाजपा के खिलाफ खबर सुनाएंगे वो? चलिए, मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली राहत को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका संभवतः किसी राजनीतिक विरोधी के इशारे पर दायर की गई हो सकती है। अब सोचिए, क्या जो विपक्ष है, क्या देश का आदमी नहीं है? क्या देश का विपक्ष सरकार के खिलाफ याचिका नहीं कर सकता है? क्या देश के विपक्ष की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी अब? क्योंकि जज साहब के अनुसार तो यही लगता है कि देश के जो विपक्ष है वो सरकार पर कोई भी याचिका नहीं लगा सकता है, सरकार की पोल नहीं खोल सकता है, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। आगे देखिए, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखांड की खंडपीठ ने 22 पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। यह मामला सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा, चलिए जान लेते हैं। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि अंतरिम आवेदन संख्या 1172/2026 किसी छिपे उद्देश्य से और आरोपी संख्या 16 अमित शाह के किसी राजनीतिक विरोधी के कहने पर दायर किया गया प्रतीत होता है। अभी आगे सुनिए। मामले में मनियार कल्पेश कुमार नामक व्यक्ति ने अंतरिम आवेदन दाखिल कर 30 दिसंबर 2014 के विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अमित शाह को मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका का विरोध किया है। सोचिए, सीबीआई ने ही याचिका का विरोध कर दिया।
जिस सीबीआई को जांच करनी चाहिए वही सीबीआई अमित शाह को क्लीन चिट दे रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन के भाई रुहाबुद्दीन शेख पहले ही अमित शाह को मिली राहत को चुनौती दे चुके हैं, जिसे हाईकोर्ट ने 23 नवंबर 2015 को खारिज कर दिया था। इसके अलावा नई दिल्ली निवासी हर्ष मंदर ने भी अमित शाह को मिली राहत के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 11 मार्च 2016 को खारिज कर दिया था। जब से सरकार आई है साहब की, जय वीरू की, तब से इनके खिलाफ जितने भी मामले कोर्ट में थे सब के सब खारिज कर दिए गए हैं। जजों ने खारिज कर दिया है, क्योंकि किसी भी जज को जस्टिस लॉयर नहीं बनना है, किसी भी जज को अपने परिवार से दूर नहीं जाना है। हर जज को डर लगता है, हर जज का परिवार है, हर जज को माफ कीजिएगा जस्टिस लॉयर नहीं बनना है। चलिए आगे देखिए। बता दें आपको कि खंडपीठ ने कहा कि इन तथ्यों को याचिकाकर्ता ने छिपाया। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि मुंबई के गोरेगांव निवासी और व्यवसाय से जुड़े याचिकाकर्ता को इस मामले की जानकारी कैसे मिली कि वह लगभग 2 दशक बाद अचानक क्यों सामने आए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो मामले में गवाह है और न ही उन्हें यह स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक अपीलों से उसका क्या संबंध है। अब ये जो याचिकाकर्ता है, अगर उसका आपराधिक केस से कोई लगाव रिश्ता नहीं है तो याचिका नहीं डाल सकता है। वाह रे देश की अदालत, लानत है आपके ऐसे फैसले पर। अरे मान लीजिए जो याचिकाकर्ता है, जो पीड़ित है, अगर वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अगर सरकार के प्रभाव से वो डरा हुआ है, तो क्या कोई दूसरा सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है? क्या कोई दूसरा सरकार के खिलाफ याचिका नहीं डाल सकता है? लेकिन नहीं, अब देश की अदालतें संविधान के हिसाब से फैसला नहीं सुनाती हैं। अब देश की अदालतें मनुस्मृति के हिसाब से फैसला सुनाती हैं। अब देश की अदालतें भाजपा के कार्यालय से पूछकर फैसला सुनाती हैं। अब देश की अदालतों में वो जमीर, वो जिगरा नहीं रह गया है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना सकें। वो जमाना था इंदिरा गांधी का, जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी माना था और इंदिरा गांधी की सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, वरना इंदिरा गांधी की सरकार कोर्ट के फैसले से गिर जाती। तो एक समय ऐसा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष होकर फैसला सुनाती थी, लेकिन आज हमारे देश की अदालतों के हाथ कांपने लगते हैं। अगर सरकार के खिलाफ वो फैसला सुनाने के लिए बैठते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, उनके हाथों में पैरालाइज हो जाता है, पेन उनका चलता ही नहीं है। ये आलम हो गया देश की अदालतों का दोस्तों। अब देश की अदालतों से आप निष्पक्ष फैसले की गुंजाइश मत रखिएगा, बिल्कुल भी आशा मत रखिएगा। सोचिए, अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, ईडी सीबीआई के खिलाफ कितने सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, लेकिन आज तक किसी भी केस का फैसला नहीं आया। जानते क्यों? क्योंकि आज हमारे देश की अदालतें सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए जजमेंट देते हैं। धन्यवाद।